नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत सिर्फ 22 साल बाद यानी 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? आइए इस प्रश्न के माध्यम से हम इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारा भारत किस हद तक तैयार है इस विजन को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। दोस्तों, हमारा जो आज का यह प्रश्न है जीएस 2 के अंतर्गत या तो इकोनॉमिक सेक्शन में इससे पूछ सकता है या जीएस फर्स्ट के अंतर्गत अर्थात जीएस सेक्शन 1 के अंतर्गत करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है। मतलब किसी भी सेक्शन में आपसे वह प्रश्न कर सकता है। अब जहां भी पूछे आप इसे बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। भारत 2047 विजन के संदर्भ में बताइए कि कैसे भारत अमृतकाल में सुनियोजित नीतियों, समावेशी विकास और वैश्विक नेतृत्व के जरिए विकासशील से विकसित राष्ट्र बन सकता है। अब आप इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप भूमिका बता देंगे, फिर उसके बाद बताएंगे भारत 2047 के प्रमुख स्तंभ क्या है सेकेंड पार्ट में, फिर थर्ड पार्ट में आप बताएंगे सरकारी पहलों की भूमिका क्या है, फिर फोर्थ पार्ट में आप बताएंगे वैश्विक मंच पर भारत की क्या भूमिका, फिर पांचवा पार्ट में बताएंगे युवा शक्ति और महिला सशक्तिकरण और नवाचार के संदर्भ में, फिर नेक्स्ट अर्थात 6 पार्ट में बताएंगे बिहार जैसे राज्यों की भूमिका कैसे मतलब सही हो और क्षेत्रीय संतुलन को कैसे सही किया जाए इस संदर्भ में आप बताएंगे, और फिर इसके मार्ग में अर्थात जो विजन हम प्राप्त करना चाहते हैं उस मार्ग में चुनौतियां क्या होगी उसको बताएंगे, और फिर नेक्स्ट 8वां पार्ट में आप इसका व्यवहारिक समाधान बता देंगे, और फिर लास्ट में आप एक संतुलित निष्कर्ष बता देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को करने के पहले हम लोग इसके कुछ वर्ड को देखेंगे, जैसे भारत 2047 विजन क्या है, अमृत काल क्या है, इसको समझना बेहद जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, वैसे बहुत सारे लोग इसको समझते होंगे, बट फिर भी मैं इसे बताऊंगा जरूर आपको। तो देखिए, भारत 2047 विजन क्या है। देखिए, इस विजन का उद्देश्य है स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित, समृद्ध और समावेशी और सतत राष्ट्र बनाना। आप समझ गए। और देखिए, अमृत काल का क्या अर्थ है। देखिए, अमृत काल का मतलब है भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक की अवधि को हम अमृत काल बोलते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में वर्ष 2022 से 2047 के बीच के समय को हम अमृत काल के नाम से जानते हैं। आप समझ गए इस बात को। अब आप ऐसे समझिए, इस भारत 2047 विजन को लाने की क्या जरूरत थी, मतलब क्यों लाया गया, आखिर इसके लिए मतलब जरूरी ही क्या था। तो चलिए इस संदर्भ में देखते हैं। देखिए, यह विजन इसलिए लाया गया ताकि भारत स्वतंत्रता के 100 वर्षों के उपलक्ष्य में एक वैश्विक शक्ति बन सके, जहां प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, उच्च जीवन स्तर और आधुनिक सुविधाएं मिल सके। यह देश की समग्र प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बना दे। आप इस प्रश्न के लगभग समस्त पहलुओं को आप समझ गए कि भारत 2047 विजन क्या है, इसको लाने की आवश्यकता क्या थी, और आप इसमें कुछ कीवर्ड का अर्थ भी समझ गए। अब हम लोग इसके आंसर को बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको 38 में 30 तक नंबर आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मिलेगा आपको 10 लाइन का आंसर फ्रेमवर्क, जिसे आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम आईडी से आप जुड़ जाएं, जहां पर आपको समय समय पर इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं भूमिका से। देखिए, भूमिका क्या लिखेंगे। भारत 15 अगस्त 2047 को अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। अब देखिए, क्यों मनाएगा। तो देखिए, भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसीलिए 15 अगस्त 2047 को भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। अब नेक्स्ट, इस अवसर को ऐतिहासिक और युगांतकारी बनाने हेतु भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 विजन की नींव रखी है। इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक मजबूत और समावेशी राष्ट्र बनाना है। आप इसको दूसरे संदर्भों में समझिए। इस विजन का जो उद्देश्य है कि भारत सभी क्षेत्रों में प्रगति करे, जिससे प्रत्येक नागरिक को लाभ हो, सामाजिक समानता स्थापित हो और देश वैश्विक मंच पे एक प्रमुख स्थान हासिल करे। दोस्तों, आपका यह भूमिका हो गया। अब हम लोग पैरा चेंज करेंगे और फिर देखेंगे इसके नेक्स्ट पहलू। तो देखिए क्या लिखेंगे।
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक दीर्घकालिक समावेशी और रणनीतिक योजना की आवश्यकता है, जिससे कुछ प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं। अब देखिए फिर बताएंगे, पैरा चेंज करें कि भारत 2047 के प्रमुख स्तंभ क्या है। और जब इसको हम लिखेंगे तो आप न शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। इस विजन के केंद्र में एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था की परिकल्पना है जो केवल जीडीपी की वृद्धि तक सीमित न होकर नागरिकों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाए। कहने का तात्पर्य है कि यह विजन समग्र विकास पर केंद्रित करता है, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, जहां आर्थिक वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, सामाजिक न्याय पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि सभी नागरिकों का जीवन स्तर एक उन्नत स्तर तक उठ सके। इसके साथ ही भारत को तकनीकी नवाचार में अग्रणी, सामाजिक रूप में समावेशी तथा पर्यावरणिक रूप में संतुलित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है, ताकि गरीबी उन्मूलन, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसकी प्राथमिकता है। अब देखिए इससे भारत में मतलब क्या होगा। भारत में जब इस तरीके के मतलब आप संदर्भों को जब आप सही करने का प्रयास करेंगे तो इससे भारत में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, सभी वर्गों को, लोगों को समान अवसर मिलेंगे और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सतत विकास संभव होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकार से बेहतर भविष्य भी सुनिश्चित होगा। अब इसको जब इसके प्रमुख स्तंभ के बारे में जब हम लोग व्याख्या कर लिए, तो अब सरकारी पहलों की भूमिका क्या है, मतलब सरकार किस तरीके की पहल कर रही है, उस संदर्भ में अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं सरकारी पहलों की भूमिका। अब देखिए इसमें आप क्या बताएंगे। पहला पॉइंट, मैंने पहले नहीं, पहले आप बता देंगे कैसे लिखेंगे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की गई है। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बनी है। अब देखिए कैसे। अब देखिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत आप देखेंगे भारत नेट जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आप देखेंगे ई गवर्नेंस, ई शिक्षा और ई स्वास्थ्य जैसी सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच रही है। सेकेंड पॉइंट, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया ने नवाचार और स्वदेशी उत्पादन को एक प्रकार से गति देने का काम किया है। कैसे? स्टार्टअप इंडिया ने नए उद्यमियों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की है, जबकि मेक इन इंडिया ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर रोजगार का नया अवसर सृजित करने का काम किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे हम, आत्मनिर्भर अर्थात आत्मनिर्भर भारत अभियान ने रक्षा, कृषि, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया है। कैसे किया है? तो चलिए देखते हैं। इस अभियान के तहत आप देखेंगे सभी क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जा रही है। नए नए नीतियों की तरफ मतलब बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आयात पर क्या हुआ है, निर्भरता कहीं ना कहीं कम हुआ है और हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को रोजगार उन्मुख और कौशल आधारित बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। अब देखिए नई शिक्षा नीति से क्या हुआ है और पहले की शिक्षा नीति में क्या था। पहले ना रटंतु शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, मतलब रटो, समझो या मत समझो, रटते जाओ। लेकिन नई शिक्षा नीति में क्या ध्यान दिया गया है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ना व्यवहारिक कौशल, व्यावसायिक शिक्षा अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। मतलब इन व्यवहारिक दृष्टिकोण पे ना ज़्यादा अर्थात विशेष जोर देने का काम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिससे छात्रों को रोजगार के लिए नए नए स्किल मिल सके, वो नए नए कौशल सीख सकें और इससे वह कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बने, जिससे देश को एक तरह से मजबूत बनाने में वो अपना अहम योगदान दे सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे आप, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका। इतना बताने के बाद अब देखिए वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को कैसे सराहना मिल रही है, कैसे अपना अहम योगदान रोल अदा कर रही है। देखिए जब आप किसी फील्ड में आपको मजबूत बनना है तो किसी भी जगह तो आपको हर क्षेत्र में अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड में ना स्ट्रॉन्ग साबित होंगे। तो वैश्विक मंच पर भारत की क्या भूमिका है, चलिए देखते हैं इस संदर्भ में। आंतरिक सशक्तिकरण के साथ साथ भारत ने वैश्विक नेतृत्व के दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। अब देखिए कैसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, तो अब देखिए देखेंगे कि भारत वैश्विक स्तर पे ना बहुत सारे ऐसे काम किया है, जिससे कहीं ना कहीं भारत का जो योगदान है वो सराहनीय हो गया है। जैसे आप समझिए G20 की अध्यक्षता ने भारत को विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत किया। भारत का जलवायु परिवर्तन,
स्वास्थ्य कूटनीति और डिजिटल लोक सेवाओं में योगदान वैश्विक मंच पे सराहा गया है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि G20 में कैसे। अब देखिए G20 भारत में आप देखेंगे भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान क्या किया, विकासशील देशों को ना आवाज़ को प्रमुखता से उठाने का मतलब उठाया और उसको प्रस्तुत करने का काम किया। आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत ने ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट प्रस्तुत किया जो सतत और न्याय संगत विकास का क्या है, रोड मैप है। और कहीं ना कहीं 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक क्षमता को 3 गुना करने का एक प्रकार से आह्वान करने का काम किया। अब देखिए स्वास्थ्य कूटनीति क्या है, आप देखेंगे कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मंत्री पहल के तहत आप देखेंगे 100 से ज़्यादा देशों को 30 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन क्या बोलते हैं वैक्सीन खुराकें प्रदान की, जिससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का अहम योगदान झलकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल लोक सेवाओं में। अब देखिए डिजिटल लोक सेवाओं में मतलब क्या है, मतलब आधार कार्ड को देख लीजिए, यूपीआई देख लीजिए, डिजी लॉकर देख लीजिए, कोविन पोर्टल देख लीजिए, प्रवेश पोर्टल देख लीजिए। मतलब भारत ने डिजिटल सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है और इन सुधारों को वैश्विक मंच पे काफ़ी सराहा गया है, काफ़ी अच्छा माना गया है। इस रूप में भारत की वैश्विक मंच पर भूमिका है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण और नवाचार के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं भारत की युवा आबादी तकनीक, शोध और उद्यमिता के क्षेत्र में देश को नई दिशा दे रही है। तो कैसे दे रही है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए उद्यमिता के क्षेत्र में कैसे स्टार्टअप्स का उदय, आप देखिएगा कि युवा उद्यमियों ने नवाचार क्षेत्र को बढ़ावा दिया है, जिससे क्या हुआ है भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब देखिए क्या बोलते हैं तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में क्या है, युवाओं की तकनीकी कौशल ने आप देखेंगे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे पहलों को क्या किया है, उससे काफ़ी ज़्यादा सशक्त करने का काम किया है। और क्या किया है आप देखिए शोध में, देखिए विकास में देख लीजिए हमारे यहाँ के युवा वैज्ञानिक और शोधकर्ता नई नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं और नई नई समस्याओं का एक प्रकार से समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं उन तकनीकों के माध्यम से। साथ ही महिलाओं की बढ़ती भागीदारी राजनीति, विज्ञान, खेल और रक्षा में एक नए भारत की तस्वीर गढ़ रही है। यह नवाचार और समावेशिता का प्रतीक है। अब देखिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को आप देख लीजिए, आप देखेंगे महिलाओं की जो राजनीतिक में भागीदारी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रही है। अब देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिला को देख लीजिए, महिला वैज्ञानिक आप देखेंगे महत्वपूर्ण अनुसंधान और नवाचार में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रही है। खेल के फील्ड में देख लीजिए महिला खिलाड़ी आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है, जिससे देश का नाम क्या हो रहा है, मतलब रोशन हो रहा है, अर्थात देश का जो हमारा गौरव बढ़ रहा है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यह सारे जो विकास हो रहा है ना, एक प्रकार से समावेशिता का प्रतीक झलकता है। नेक्स्ट अब इतना दिखाने के बाद क्या देखेंगे कि हमारे देश में कहने का मतलब कुछ अमीर राज्य भी हैं, कुछ विकसित राज्य भी हैं, तो कुछ कमजोर राज्य भी हैं। तो चलिए देखते हैं बिहार जैसे राज्यों की भूमिका और क्षेत्रीय संतुलन। अब देखिए यदि भारत को समग्र रूप से विकसित बनना है तो बिहार जैसे राज्यों को सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, घर में यदि 4 भाई है और 2 भाई यदि बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है तो उसकी क्या, अगर दोनों जो कम बेचारे मतलब डेवलप हैं या गरीब हैं उनको आगे बढ़ाएंगे तभी तो आपका घर जो आगे डेवलप होगा। तो सभी को डेवलप करने के लिए उन कमज़ोर लोगों के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। तो बिहार जैसे जो मतलब कम विकसित राज्य हैं, मतलब क्या करना है इनके लिए, तो देखिए संतुलित विकास, मतलब बिहार जैसे राज्यों को अगर आप प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा राष्ट्रीय विकास क्या होगा, अधूरा हो जाएगा। और बिहार जैसे राज्यों को कैसे आप फायदा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी आबादी है और देश की कार्य शक्ति और उपभोक्ता आधार का एक प्रकार से यह काम करने का काम करेगा। तो इस रूप में इसको ना इससे बेहतर योगदान लेने का काम किया जाए। नेक्स्ट लिखेंगे कृषि कौशल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन राज्यों की अपार संभावनाएं हैं। बुनियादी ढांचे के विकास और न्यायपूर्ण संसाधन वितरण के जरिए क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सकता है। अब देखिए कैसे, अब देखिए बिहार जैसे राज्यों में जैसे कृषि क्षेत्र में ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है, तो आप इस क्षेत्र में सुधार करिए ना, उन्नत तकनीकों और सिंचाई सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विकास कीजिए और इससे क्या होगा, वहाँ पे कृषि का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वह भी काफ़ी ज़्यादा सशक्त होंगे। आप वहाँ पे कौशल विकास के लिए काम करिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करिए, वहाँ के युवाओं का स्किल डेवलप करने का प्रोग्राम चलाइए, तब जाके वहाँ एक प्रकार से ना
स्किल से युक्त होंगे तो उनको रोजगार लेने में भी एक प्रकार से समस्याएं नहीं होगी। अब देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या करेंगे, स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाइए, स्वास्थ्य का स्तर सुधारिए, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा तो ऑटोमेटिक मतलब कहने का मतलब जब स्वास्थ्य और शिक्षा जिस राज्य का या देश का सही है वो अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर देगा। अब देखिए शिक्षा के फील्ड में क्या करने की जरूरत है, यहाँ के जो स्कूलों का स्तर है ना उसे सुधारना बहुत जरूरी है। आज भी चाहे आप जितना भी कह लीजिए कि स्कूलों के शिक्षा का स्तर सुधर गया है सरकारी स्कूलों का, तो आप यथार्थ स्थल पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आज जो देश के बच्चे एक कन्वेंट में पढ़ रहे हैं और एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोनों में कितना डिफरेंस होता है। आप कभी दोनों स्तर के लोगों से पूछ कर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा मतलब सरकारी स्कूल का जो शिक्षा का स्तर है क्या है। तो इसमें सुधार करने की जरूरत है। कैसे, स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता में आप सुधार करिए, स्कूलों और कॉलेजों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी करने का प्रयास करिए, जो वहाँ पे टीचर को नियुक्त करिए उनका स्किल सही होना चाहिए, उनके अंदर बौद्धिकता ज़्यादा होना चाहिए, उनमें योग्यता होना चाहिए कि एक बच्चे को ना एक भांप सके कि आखिर इस बच्चे को हम कैसे सिखाएं कि यह बेहतर तरीके से सीखेगा। और इन स्किल को डेवलप करने के लिए उन टीचरों को भी आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको प्रशिक्षित करिए, तब जाके मतलब आप एक बेहतर मतलब कमजोर राज्य को भी बेहतर राज्य के रूप में तब्दील कर सकते हैं। और जो क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है, जैसे केरला को ले लीजिए और बिहार को अपना तुलना कर लीजिए, चाहे झारखंड को तुलना कीजिए, आपको अंतर दिख जाएगा। तो केरला या गुजरात के बराबर इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ के लोगों को सशक्त करके। तो लोग कैसे सशक्त होंगे, आप उनके लिए काम करिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उनको मदद करिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। और जब एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उनको आगे बढ़ाने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद वह स्ट्रांग हो जाएंगे और विकसित राज्यों के बराबर आकर देश को कहीं ना कहीं विकसित करने में अपना अहम योगदान देंगे। अब दोस्तों इतना देखने के बाद हम अब देखेंगे कि जो 2047 का विजन है इसके मार्ग में आखिर चुनौतियां क्या है। आखिर यदि चुनौतियां होगा उसे जब तक हम समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो उसका व्यवहारिक समाधान हम कैसे ढूंढेंगे। तो चलिए हम देखते हैं उस गंभीर चुनौतियों को जो इसके मार्ग में ना एक प्रकार से बाधा का काम कर रहा है। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा रास्ता है और उस पर कांटा बिछा दिया जाए, तो जब तक उस रास्ते से आप कांटे को नहीं हटाएंगे तब तक कैसे लोग चलेंगे, मतलब कैसे टहलेंगे। तो हम जो विजन प्राप्त करना चाहते हैं उसके मार्ग में जो चुनौतियां है उसको हम व्यवहारिक समाधान तरीके से हल करेंगे। उसके पहले हम चुनौतियों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हालांकि प्रगति की दिशा स्पष्ट है, फिर भी कई गंभीर चुनौतियां सामने हैं। अब देखिए कैसे, तो चलिए देखते हैं। बेरोजगारी और रोजगार की गुणवत्ता अब भी एक प्रकार से आप देखेंगे गंभीर चुनौती है। कैसे, तो देखिए भारत में बेरोजगारी दर अभी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। आप देखेंगे कि थोड़ा सा जॉब निकलता है 200-400, करोड़ों लोग फॉर्म की अप्लाई करते हैं और उसमें भी क्या क्या होता है परेशानी, आप बीपीएससी के एग्जाम से आप समझ सकते हैं कि आज बीपीएससी का एग्जाम के लिए स्टूडेंट क्या क्या कर रहे हैं। आप बहुत समझदार हैं, आप समझ जाइए। तो जितनी बेरोजगारी की यहाँ समस्या हो गई है उस मात्रा में यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है, अगर है भी तो उसकी गुणवत्ता काफी निम्न स्तर का है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं श्रमिकों का गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करिए, लोगों की स्किल को डेवलपमेंट करने का प्रयास करिए, तो यह चुनौती कम होगा। तो यह चुनौती ना एक प्रकार से बहुत बड़े कांटे के समान है। नेक्स्ट चुनौती, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता स्पष्ट है। अब एक तरफ केरला को ले लीजिए, एक तरफ अपने राज्य या झारखंड को ले लीजिए, कितना आपको एजुकेशन में भी अंतर दिख जाएगा, हेल्थ सेक्टर में भी काम मतलब आपको दिख जाएगा। आप यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में मतलब चले जाइए गाँव में, तो कहेगा लोग कि ये नहीं है, वो नहीं है, दवा नहीं है, वगैरह वगैरह, आपको सही तरीके से सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन आप दिल्ली चले जाएंगे वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ की व्यवस्था ना काफ़ी ज़्यादा अपने यहाँ से ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य का जो क्षेत्रीय स्तर पर जो विषमता है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और दूर कैसे होगा, एक बेहतर रणनीति के माध्यम से। तो यह भी एक प्रकार से ना विशेष चुनौती है। नेक्स्ट चुनौती, डिजिटल डिवाइडेड और शहरी ग्रामीण अंतर को दूर करना ना बहुत जरूरी है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं है क्या। अब देखिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आप देखेंगे डिजिटल तकनीक और इंटरनेट की पहुंच में बड़ा अंतर है। गांव में हाई स्पीड इंटरनेट है, जबकि गांव में देखेंगे ना नेट चलता ही नहीं है, एक पर चलेगा ना तो धुक धुक करते रहेगा, उसी में रुकेगा चलेगा। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आधुनिक सेवाएं जो मिलना चाहिए उससे वह वंचित रह जाते हैं। कारण क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, डिजिटल साक्षरता का अभाव है, हमारे यहाँ आर्थिक असमानता बनी हुई है। यह एक बहुत बड़ी मतलब चुनौती का काम करती है। नेक्स्ट चुनौती हम देखेंगे,
अब चलिए नेक्स्ट चुनौती देखते हैं। नीतियों में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता की कमी भी एक प्रकार से बहुत बड़ी बाधा है। तो देखिए सरकारी आप देखेंगे अक्सर सरकारी नीतियों और योजनाएं ना समय पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती। कागज पे तो बहुत सुंदर लगती है, बहुत यथार्थवादी लगती है, लेकिन जब आप यथार्थ धरातल पर जाएंगे तो आपको लगेगा तो इसका तो कोई ज़्यादा फायदा मिल ही नहीं रहा है, और जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिलता है। आप इंदिरा आवास के संदर्भ में आपको एक बात बताता हूँ, जिनके पास बहुत पैसे हैं ना उनको इसका मिल जाता है, बेचारे जो गरीब हैं जिनको पता नहीं है ना उनको नहीं मिलता है। यह हमारी योजनाओं की ना सच्चाई है, और यह एक प्रकार से क्या करता है, कहीं नहीं एक प्रकार से पारदर्शिता की कमी दिखती है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मतलब जिम्मेदार क्या है, तो आप देखेंगे ब्यूरोक्रेटिक जटिलता है, संसाधनों की कमी, यहाँ कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहता, मतलब जवाबदेही की अनुपस्थिति, मतलब जब तक कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तब तक यह कैसे सुधरेगा। तो यह भी बाधा एक बहुत बड़ी है। हम जिस विजन को प्राप्त करना चाहते हैं, इस विजन को पाने के लिए इन सारी कांटाओं को अर्थात बाधाओं को अर्थात चुनौतियों को दूर करना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इन चुनौतियों का समाधान निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रभावी कार्रवाई करके किया जा सकता है। तो चलिए कैसे, तो देखते हैं हम। पहला पॉइंट, रोजगार उन्मुख और कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना होगा। अब देखिए कैसे बढ़ावा देंगे, तो शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दीजिए, उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कौशल को डेवलपमेंट करने का काम करिए, इस तरीके से मतलब यह सही होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। कैसे करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग कुटीर उद्योगों को आप वित्तीय सहायता दीजिए, बाजार तक उनकी पहुंच प्रदान करिए, उनको जो ऋण मिलने में जो कठिनाई होती है ना उनको सही करिए। भले ही कहा जाता है कि आपको 10 लाख 5 लाख का ऋण मिल जाएगा, लेकिन जब बैंक में जाएंगे और उसकी जटिलताओं में फंसेंगे तो ऋण तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन आपका जो चप्पल और शर्ट पैंट है ना वो जरूर फट उठ के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो जटिलता है ना उसको दूर करिए, उसको आसान बनाइए। एक कमजोर, एक ग्रामीण जो कम पढ़े लिखे हैं उनको कैसे इसका फायदा मिलेगा, उनके लिए आप पॉलिसी निर्धारित करिए, क्योंकि देश का जो मतलब सिविल सर्वेंट हैं या जो भी हैं मतलब प्रशासनिक स्तर पे, उनका काम यही होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में जो समाज के सबसे पिछड़ा तबका है उनको इसका लाभ कैसे मिले, मतलब वो कैसे बेहतर करें, उनके संदर्भ में आपकी नीतियाँ आपकी पॉलिसियाँ स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम विजन 2047 को पा सकेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, और देखिए इस फील्ड में एक बात और बता देता हूं, वैसे इसके लिए सरकार स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है इसके माध्यम से, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, और ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। अब देखिए इसको कैसे आप करेंगे, देखिए भारत नेट जैसी योजनाओं को माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में आप हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आज ना वर्चुअल दुनिया हो गई है, आज इंटरनेट बहुत जरूरी हो गया है सारे सूचनाओं तक पहुंच के लिए, बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए। तो आप ग्रामीण क्षेत्रों की इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बहुत बेहतर करिए, लोग अपने आप मतलब धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो इसको जब मजबूत कर देंगे और गांव-गांव तक पहुंचा देंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से विकास के मार्ग को यह प्रशस्त करने का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर की जाए। तो देखिए कैसे आप इसकी गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपी मॉडल के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, सेवाओं में निवेश करने का जो मात्रा है ना उसमें बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा देने का काम किया जाए। देखिए यदि किसी भी राज्य को डेवलप करना है ना तो 2 सेक्टर में मैं बार बार कहता हूँ ज़्यादा आप पैसे को इन्वेस्ट करिए, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। अगर 2 सेक्टर में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोग जब मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे, उनके अंदर योग्यता हो जाएगा, उनके अंदर स्किल हो जाएगा और स्वास्थ्य से वो सही रहेंगे, तो कहीं से ना कहीं से अपने देश को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, कितना वहाँ संसाधन है, लेकिन वहाँ के लोग उस स्तर पे मतलब पहुँच गए हैं शिक्षित होकर, स्किल से लैस होकर, और कि अपने जो राज्य है छोटा सा मतलब जापान कितना आज डेवलप हो गया है। आप इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हमें करने की ज़रूरत है, अर्थात सभी क्षेत्र की गुणवत्ता को ना आप बेहतर करने का प्रयास करिए। दोस्तों हमने इसका बॉडी पार्ट देख लिया, अब हम लोग इसका एक बेस्ट निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष। अब देखिए निष्कर्ष ना छोटा होना चाहिए, तो कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। भारत 2047, देखिए भारत 2047 केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों की साझी आकांक्षा है। अब देखिए हमारे संयुक्त प्रयास, हमारा संपूर्ण समर्पण और सहभागिता से ही यह जो ड्रीम है ना मतलब एक प्रकार से यथार्थ रूप में साकार हो पाएगा। यदि नीति, नवाचार और सहभागिता के साथ हम मिलकर आगे बढ़ें तो भारत निश्चित रूप से 2047 तक एक विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने
खड़ा होगा। अर्थात विकसित भारत 2047 एक ऐसा सपना जिसे हम सब मिलकर साकार करेंगे, जहां हर नागरिक के प्रयास से हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वह नई ऊंचाई को छुएगा। बस हमारा प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए, हमारा योगदान मेहनत मतलब कहने का मतलब कि मन से होना चाहिए, तो जरूर हम इस जो सपना है उसे पा सकेंगे। दोस्तों, हमने इसका लॉन्ग आंसर देख लिया। अब मैं आपको 10 लाइन का आंसर फ्रेमिंग दिखाता हूं। इसको हम समझा कर तो नहीं बताएंगे, आप इसको खुद देख लीजिएगा। बस मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे मतलब मैंने इसके लिए एक शॉर्ट आंसर आपके लिए तैयार किया है, जिसको एग्जाम टाइम में आप बेहतर तरीके से आप रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट में इसका रिवीजन कैसे करेंगे, मतलब शॉर्ट सारांश। तो देखिए, विजन का उद्देश्य एक लाइन में। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, प्रमुख स्तंभ आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सरकारी पहले, वैश्विक भूमिका। अब देखिए, युवा और महिलाएं आप देखिए, और क्या देखेंगे, राज्यों की भूमिका, प्रमुख चुनौतियां, संभावित समाधान, और लास्ट निष्कर्ष। आप देखिए, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आपको दिखा दिया। आप एक बार शुरू से और देख लीजिए कि आप कैसे इसको मतलब शॉर्ट में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में। मतलब मैं आपके लिए जो इतना प्रयास कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल को आगे ले जाने में सहयोग करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर भी करिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहूँगा। बट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा करंट अफेयर्स अगला, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।